हमारी ये दुनिया, हमारी ये धरती माँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और खूबसूरत होने के साथ साथ ही अपने अंदर सैकड़ों ऐसे राज छुपाए बैठी है जिनसे हम सब अनजान हैं। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे भूतों और पैरानॉर्मल बातों पे भरोसा नहीं रखते। बट आई पर्सनली बिलीव दैट इफ हमारे दुनिया में अच्छे और पॉजिटिव पावर्स या फिर शक्तियाँ हैं तो बुरी और नेगेटिव पावर्स भी ज़रूर होंगी, ताकि दुनिया में बैलेंस मेंटेन रहे। सो इस वीडियो में कही जाने वाली बातें सच्ची घटनाओं पर आधारित है और रिसर्च पर बेस्ड हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक वो अनसुलझे राज, रियल लाइफ बेस्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, I am your host Shivam. Welcome to a very new episode of That's Fact Specials of episode 1, The Lamp Mansion. So without getting delayed, let's continue the intro. ये हॉन्टेड कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ के व्यक्तियों ने एक करके एक ने अपनी जान ले ली। सो ये कहानी है एक मेंशन यानी एक हवेली की, जो कि बेंटन पार्क, सेंट लुइस, मिसौरी, अमेरिका में। और ये घर बहुत ही ऐतिहासिक है। ये मेंशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पर ये मेंशन खूबसूरत होने के साथ साथ अपने आप में कई रहस्यमय घटनाओं को छुपाए बैठी है। सेंट लुइस टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से ये मेंशन बनाया गया था ईयर 1890 को, और इस घर के ओनर थे जॉहन एडम लैम्प। एडम लैम्प का जन्म हुआ था 1798 को पोहलम, जर्मनी में। उसके बाद एडम लैम्प यूएस चले गए थे इन 1836 और वहाँ पे रहने लगे इन सेंट लुइस इन 1838। और उसके बाद 1840 से 1841 तक वो एक ग्रोसरी शॉप चलाने लगे, और उस ग्रोसरी शॉप का नाम था एडम लैम्प एंड कंपनी फैमिली ग्रोसरी। और ग्रोसरी चीज़ों के साथ साथ वो अपने खुद के बनाए हुए विनेगर और बियर भी बेचा करते थे। एंड देन वो कुछ समय बाद सिर्फ और सिर्फ बियर की सेल्स और मैन्युफैक्चर पे ही ध्यान देने लगे और बियर बेचने लगी एट 37 साउथ सेकेंड स्ट्रीट में। और इस जगह में उनके बियर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जर्मन पॉपुलेशन इन द एरिया। और मिस्टर एडम लैम्प उस जगह के पहले व्यक्ति थे जो उस जगह पे जर्मन लेगर बियर प्रोड्यूस करते थे। और देन धीरे धीरे उनका ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। और देन थोड़े दिनों बाद जब उनको लेगर बियर स्टोरेज एरिया की ज़रूरत होने लगी उनकी बियर को कूल रखने के लिए, तब वो एक केव यानी एक गुफा में साउथ सेंट लुइस में वहाँ पे जर्मन लेगर्स को रखा जाता था, क्योंकि वो केव्स नेचुरल रिफ्रिजरेशन की तरह काम करते थे। एंड देन इसके साथ 1860 तक उस जगह पे मिस्टर एडम लैम्प के 40 ब्रूअरीज हो गए थे। सेंट लुइस के एरिया में उनका बिजनेस और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा। एंड इसके बाद अगस्त 23, 1862 में एडम लैम्प का डेथ हो गया। और इसके बाद एडम लैम्प के बेटे, जिनका नाम था विलियम जे लैम्प सीनियर, एडम लैम्प के डेथ के बाद उनका कारोबार उन्होंने संभाला। जब ब्रूअरी के काम को उन्होंने संभाला तब उनका काम और ज़्यादा फेमस हो गया और सेंट लुइस में उनके बियर के डिमांड बढ़ने लगे। एंड देन उनका बिजनेस कुछ समय में ही अक्रॉस न्यूयॉर्क तक फैल गया। और 1892 में विलियम थे उस ब्रूअरी के प्रेसिडेंट, उनके बेटे विलियम जूनियर थे वाइस प्रेसिडेंट, और उनके बेटे लुइस थे सुपर। पर एक बात विलियम सीनियर और उनके फैमिली को पता नहीं था कि उनको बहुत ही जल्द उनके और उनके फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। और इसके साथ ही वो दिन भी आ गया जब उनके परिवार के साथ एक घटना घटी। और उनके परिवार के एक सदस्य, जिनका नाम था फ्रेडरिक लैम्प, का एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से 28 साल की उम्र में दिसंबर 12, 1901 में हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई। और फिर उनके बहुत ही करीबी दोस्त, जिनका नाम था फ्रेडरिक पैब्स्ट, और जो कि जर्मन अमेरिकन ब्रूअरी भी थे, जनवरी 1, 1904 में उनकी भी डेथ हो गई, और वो भी काफ़ी रहस्यमय तरीके से। और फिर उसके एक महीने में फरवरी 13, 1904 में विलियम लैम्प सीनियर ने अपने कमरे में अपनी जान ले ली, अपने आप को गन से शूट। और फिर 1919 से लेकर 1949 तक और 5 उस परिवार के सुसाइड सामने आए। 1920 में जब एल्सा लैम्प राइट का शादी हुआ, जो कि सबसे छोटी बेटी थी विलियम सीनियर की, उनके पति थे थॉमस राइट, जो कि प्रेसिडेंट थे मोर जॉन्स ब्रास एंड मेटल कंपनी के। उनके शादी के ठीक एक दिन बाद एल्सा लैम्प ने अपनी जान ले ली, अपने आप को गन से शूट करके ठीक उनके चेस्ट पे। एल्सा लैम्प की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने पुलिस को बिना बताए डॉक्टर को बुला लिया था।
और जैसे तैसे करके पुलिस को आखिरकार 2 घंटे बाद पता चल ही गया। पर पुलिस भी इस बात को नहीं बता पाई कि आखिर एल्सा लेम के आत्महत्या करने का वजह क्या था, और एल्सा लेम की मृत्यु का राज भी अनसुलझी रह गई। फिर 1922 में लेम ब्रीवरी को एक नीलामी में बेच दिया गया, एक इंटरनेशनल शू कंपनी को $5,88,000 में। और उसके कुछ समय के बाद ही दिसंबर 29, 1922 को विलियम लेम जूनियर ने अपनी जान ले ली, ठीक उसी रहस्यमय तरीके से मेंशन के अंदर जिस तरह एल्सा लेम्प ने अपनी जान ले ली थी। और इस परिवार की ये मौत भी अनसुलझी और रहस्यमय। और फिर उसके 1 साल बाद 1943 में विलियम लेम्प जूनियर के बेटे विलियम लेम्प III की मृत्यु हो गई, हार्ट फेल होने की वजह से एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, उसी मेंशन के अंदर। और विलियम का एक नाजायज बच्चा भी था, जो कि उसी मेंशन के अंदर एक रहस्यमय तरीके से उसकी भी मृत्यु हो गई मिड 1940s में। और उसके साथ ही ठीक 4 साल बाद 1949 को चार्ल्स लेम्प, जो कि विलियम सीनियर के तीसरे बेटे थे, उन्होंने पहले अपने डॉग को उस मेंशन के बेसमेंट में शूट करके मार डाला और फिर उन्होंने खुद की जान ले ली उनके ही बेडरूम में। और चार्ल्स लेम्प सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इन केस आई एम फाउंड डेड ब्लेम इट ऑन नो वन बट मी। और ये देखते हुए कि उनके सारे भाइयों की मौत हो चुकी है, एडविन लेम्प, जो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति थे लेम्प फैमिली के, उन्होंने उस मेंशन को बेच दिया और वो मेंशन एक बोर्डिंग होम में बना दिया गया। और उसके बाद 1970 में उस परिवार के आखिरी सदस्य की भी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90। और उनकी मृत्यु के साथ ही उनके परिवार का कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बचा। और आज भी लोग ये मानते हैं कि एडविन लेम्प इतने साल इसलिए बचे रहे क्योंकि उन्होंने इस हवेली को बेच के उस एविल स्पिरिट, उस शैतानी आत्मा से अपना पीछा छुड़वा लिया। और काफी सस्पेक्ट्स का ये भी कहना है कि उनका जो वेस्टर्न ब्रीवरी का काम था वो कर्स था, यानी कि श्रापित था, और उस एविल स्पिरिट ने एक करके एक व्यक्ति को उस मेंशन में मार डाला। और लेम्प ब्रीवरी डायनेस्टी को आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉन्टेड स्टोरीज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द पैरानॉर्मल में माना जाता है। और उस जगह के लोग आज भी मानते हैं कि उस जगह में आज भी स्पिरिट्स रात को हॉन्ट करते हैं। और लाइफ मैगजीन ने लेम्प मेंशन को 9 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन अमेरिका में भी शामिल किया था। और 2010 में उस मेंशन को इन्वेस्टिगेट किया गया था द अटलांटिक पैरानॉर्मल सोसाइटी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिर क्या था उस मेंशन में जो परिवार के किसी भी सदस्य को चिंता नहीं छोड़ा, या कोई श्राप, या कि और पैरानॉर्मल चीजें। ये बात भी उसी मेंशन के साथ दफन हो गया और ये राज भी अनसुलझी रह गई। सो मिलूंगा आपसे कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके, कुछ ऐसे ही अनसुलझे और रहस्यमय कहानियों को लेके एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।